सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, चिटन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आप लोग सेफ होगे, बढ़िया होगे और खुश होगे। तो यार 10 वालों के तो फुल मजे हो रहे हैं, फुल पार्टियां हो रही होंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एग्जाम्स को किया कैंसिल। तो 10वीं वालों के फुल मजे, लेकिन यार 12वीं वाले भाई लोग थोड़े से नाखुश, थोड़े से नाराज और असहमत हो गए। और कुछ लोग तो बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कैंसिलेशन चाहते थे, कैंसिलेशन की मांग की थी, कैंसिलेशन नहीं हुआ यार, एग्जाम्स को आगे पटक दिया गया, 2-2.5 महीने का पोस्टपोनमेंट किया गया। तो उससे बहुत से लोगों को में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे कि चल क्या रहा है भाई, ये बताओ पहले तो। क्योंकि एनटी अपना चल रहा है, जो हमारा सीबीएसई वो अलग चल रहा है। एनटी के आज जो जेई मेंस था उसका एडमिट कार्ड आने थे, क्योंकि 17 तारीख है आज और 10 दिन रहेगा एग्जाम में। एडमिट कार्ड आए नहीं है, अभी पोस्टपोनमेंट के लिए कोई नोटिस आया नहीं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस बीच में। आप लोग भी परेशान हो कि भाई करे क्या, 20 दिन रह गए थे हमारे बोर्ड्स को, लेकिन बोर्ड्स तो हो नहीं रहे, आगे शिफ्ट हो गए। तो अब कैसे पढ़े, क्या पढ़े? सीबीएसई पे अब ज़्यादा ध्यान दे कि वापस अपने जेई पे ज़्यादा ध्यान दे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो ये आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। तो यार देखो, जब भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनती है, थोड़ा सीरियसली बात करेंगे, जब भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनती है तो यार एक स्ट्रैटेजी वीडियो से आप सबको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को जो भी देखेगा, ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें उस पर लागू होगी। आपको मैं एक वीडियो के थ्रू जनरलाइज नहीं कर सकता कि हाँ भाई तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी करना है। सबकी सिचुएशन अपनी अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। तो इस वीडियो से हमें क्या लेके जाना है, इस वीडियो से हमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो लिख लेना है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो गलतियाँ नहीं करनी, क्या पढ़ना है इन दिनों में। मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि जो 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि कैटेगरी 1 में सिचुएशन की क्या हालत हो, स्टूडेंट्स की क्या हालत होगी, 2 में क्या होगी, 3 में क्या हालत होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम इनकाउंटर करोगे, उस पर भी बात करोगे भाई जेई पे ज़्यादा डिस्कस करना है कि वो फोकस करना है कि अपने क्लास पर बोर्ड्स पे। तो ये बढ़िया वीडियो होने वाली है। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे, पूरी पीपीटी बनाई है मैंने, और देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आने लगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं। और मैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट पहले वो आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो वो भी इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, अब लोग हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस समय हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये पूरी पीपीटी बनी हुई है। तो इस पीपीटी का लिंक आपको जो पूरी डाउनलोड करनी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा, वहाँ से जाके पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। और फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स भूल जाओ तो उसको रिवीजन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो यार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड्स। तो यार देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है आफ्टर पोस्टपोनमेंट बनाई गई है, जो पोस्टपोनमेंट हुआ है उसको देख के बनाई गई है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वही बात कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है वीडियो का, ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखो, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इस समय आपके मन में बहुत अनक्लियरिटी होगी। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है लाइफ में, ये क्या मतलब हरकतें हो रही है, थोड़ा ऊपर होने वाला था वर्ड्स। हाँ, तो क्या हरकतें हो रही है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए बताया जा रहा है। बहुत से लोग तो कन्फ्यूज होते कि भाई देखो, जेई मोस्टली चांसेस है पोस्टपोनमेंट होगा, क्योंकि जेई को भी आगे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इस समय एग्जाम्स कंडक्ट करना नॉट पॉसिबल। तो जेई आगे बढ़ने वाला है, जेई में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, बोर्ड्स में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो यार अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या से हम मतलब फोकस कर पाए और क्या चीज़ों पे हम ध्यान रखें, तो वो सब इस पे देखने वाले हैं। इस वीडियो का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख के ख़त्म करो यार, तो ये रहे कि जो एक एवरेज बच्चा था या फिर जो बिलो एवरेज था, मुझे उस बच्चे को बिलो एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में डालना है। मतलब वो 70 नंबर ला रहा था ओवरऑल 100 के पेपर में, 65 नंबर ला रहा था ओवरऑल 100 के पेपर में, तो मुझे उसको 95 प्लस लाना है। यार एक चीज़ बता दो, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स बहुत ही ईजी पेपर होने वाला है, बेस्ट पेपर होने वाला है आपकी लाइफ का। क्योंकि यार जो सीबीएसई में मार्क्स मिलते हैं, आप 2 नंबर का लिखा वो 4 नंबर देते हैं, ऐसे लुटा लुटा के सीबीएसई में मार्क्स मिलते हैं। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना बता दूँ कि लोग पूछोगे कि तुझे क्या पता, मतलब तूने कब बोर्ड सीखा, थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यार मैंने सीबीएसई का बोर्ड क्लास 12 2019 में दी थी, तब मेरा ओवरऑल 92% था, बेस्ट स्कोर मेरा 94 था, मेरे फिजिक्स में 95 थे, केमिस्ट्री में 95 थे। तो इतना एक्सपीरियंस है कि यार आपको सही से गाइड कर पाऊँ। तो यार वही है कि मार्क्स आपको बढ़िया से मिले, कि आपको बिलो एवरेज वाली कैटेगरी से उठा के टॉपर वाली कैटेगरी में डालना, यही मेरा काम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये एग्ज़ाम डेट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना, मैं आपको स्ट्रैटेजी तब बनाऊंगा ना कि जब आपको पता हो कि एग्ज़ाम में दिन कितने हैं, कितने दिनों बाद आपका एग्ज़ाम है। तो यार देखो, ये मैंने एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट निकाली है, जो कि आपको अपनी स्लाइड में दिख रही होगी। तो ये ऑलमोस्ट सही होगी, मतलब क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच के बनाई गई। ऐसे नहीं हवा में यार तुक्का मारा गया कि चलो भाई बोर्ड्स की डेट निकाल लिए 1 जुलाई, ऐसे नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार, आपके एग्ज़ाम्स कब से होने थे, आपके एग्ज़ाम्स होने थे मई से। तो आपके एग्ज़ाम मई में नहीं हो रहे, पोस्टपोन हुए। तो ये तो पक्का है, ये अप्रैल का जो बचे हुए दिन है, अभी आज 17 अप्रैल है, तो ये बचे हुए 13 दिन और मई पूरा मिलने वाला है।
तो 13 दिन ये मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, 13 दिन ये मिलेंगे, 31 दिन मई के मिलेंगे, तो 44 डेज ये हो गए। और यार देखो, सीबीएसई ने कहा था जब पोस्टपोनमेंट किया था कि वो 1 जून को आके सिचुएशन को एनालाइज करेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो 15 दिन तो मान लो कि वो डिस्कस करने में, ये सब निकालने में ही हो जाएगा। तो आराम से मतलब यार इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, कम से कम आपको 60 दिन मिलेंगे प्योर प्रिपरेशन के, ठीक है। तो आपके पास अभी अपनी प्रिपरेशन के लिए 59 डेज पूरे है या 60 दिन पूरे है, 2 महीना बढ़िया से है आपके पास। तो बढ़िया से जम के प्रिपरेशन करनी है। जिस बंदे की प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं होती, अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा और उसको ऊपर तक लेके जाएगा, ठीक है। ये 15 से 30 जून भैया, ये एग्जाम जोन क्या लिखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 15 जून तक कोई सीबीएसई कोई हरकतें नहीं करेगा। बस 15 जून से पहले हमें डेट शीट दे देगा, और जो हमारी डेट शीट आएगी उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा होगा कि 1 जुलाई से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे होंगे। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो हमारे 1 जून से एग्जाम शुरू हो रहे होंगे, 1 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहे होंगे। तो 15 से 30 जून को मैंने रखा है एग्जाम जोन, मतलब एग्जाम से 15 दिन जो होंगे उसको हम अलग तरीके से डील करोगे, क्योंकि यार जब वो एकदम एग्जाम आने वाला होता है, जो बहुत क्लोज आ जाते हैं हम, तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होता है, तब एकदम आप अपना वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते। तो मैंने उसको एग्जाम जोन में डाला है, क्योंकि हम उस तब सैम्पल पेपर्स ज़्यादातर लगा रहे होंगे। और जो हमारा समझ लो 1 जुलाई का पेपर है, इंग्लिश का मान के चलते हैं, तो आप एग्जाम उससे 2-3 दिन पहले तो आप पूरी इंग्लिश पढ़ रहे होगे। तो इसलिए इस वाले जोन में हम नहीं जाएंगे। हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो आप 15 जून से पहले तक ही डिस्कस करेंगे। लास्ट के 15 दिन हम अलग तरीके से करेंगे, वो डेट शीट आने के बाद डिस्कस करेंगे। तो हम मान के चल कि हमारे बोर्ड 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर सब सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, तो यही मान के चलते हैं और आगे मूव करते हैं। तो गाइस चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी पे शुरू करते हैं। यार एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। यार हमेशा कहते हो प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x पे देखो। अगर कोई ऐसा साधन है जिस पर 4x पे जाके देख सकते हो तो उस पर जाके देखो, लेकिन पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि यार आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, अपनी कैटेगरी की सिर्फ समझने की कोशिश करोगे, बाकी 2 कैटेगरी की नहीं समझ दोगे। क्या होगा यार, मेरा तो कैटेगरी 1 में फॉल करता हूँ, बस मुझे उसकी चीज़ें देखनी है, और स्किप करोगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि यार समझ लो अभी आप कैटेगरी 1 में आते हो, मैं बताऊँगा आगे क्या है कैटेगरी 1। आप अभी कैटेगरी 1 में आते हो, लेकिन उसको हमें अपग्रेड करके कैटेगरी 3 तक जाना है, जो कि टॉप कैटेगरी है इस समय हमारी। तो उसको अभी से आपको समझ के चल रहा है कि ठीक है, जब मेरी कैटेगरी 1 ऊपर कंप्लीट हो जाएगी तो कैटेगरी 2 में क्या रखा है और कैटेगरी 3 में क्या रखा है। तो इसलिए प्लीज़ पूरी देखना यार, प्लेबैक स्पीड को 8x तक ले जाओ, पर प्लीज़ पूरी देखना। तो ठीक है यार, जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी कभी एग्जिस्ट नहीं करती यार, क्योंकि मैं एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकता। मैं एक वीडियो में यार सबको जनरलाइज नहीं कर सकता। इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे सब पे मतलब एक कंडीशन, एक सबकी एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी कभी एग्जिस्ट नहीं करती हर बंदे के लिए, मतलब एक वीडियो के थ्रू तो मैं गारंटी नहीं समझा सकता, ठीक है, बहुत मुश्किल है समझाना। तो और स्पेशली इस पीरियड की बात की जाए, देखो यार अगर अभी सब कुछ नॉर्मल होता, हम 2 साल पहले चलते जब नॉर्मल सब कुछ होता था, जब कोरोना वगैरह कुछ नहीं था, तो तब तो मैं फिर भी बता देता, क्योंकि तब मुझे पता था कि अच्छा 2 महीने रह गए एग्जाम को, 1 महीने आपके प्री बोर्ड चलते और 1 महीने आपके प्रैक्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रैटेजी बना सकता था। लेकिन इस समय कोरोना काल है, मुझे नहीं पता स्ट्रैटेजी का किस तरीके से दिखाना है, तो जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जिससे अब समझाने में आसानी और बेस्ट आपको प्रोडक्टिविटी मिल सके इस वीडियो की। तो ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों से अवेयर करना चाहता हूँ, गलतियाँ वो ना कर दो, कहीं कुछ जो पढ़ना चाहिए था वो ना पढ़ो, स्किप कर दो चीज़ें। तो वही सब चीज़ों पे हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार देखो 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया, ये बात मैंने कर ली, ठीक है। अभी जो वीडियो के चलेगी शुरुआत का पार्ट, मेजर पार्ट वीडियो का, मैं ज़्यादा फोकस करूँगा हमारे पीसीएम सब्जेक्ट्स पे। हमारा 4th और 5th सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट एक इंग्लिश हो गया, 5th सब्जेक्ट किसी का फिजिकल एजुकेशन हो सकता है और किसी का कंप्यूटर हो सकता है। मेजोरिटी का ये होता है, कुछ का पेंटिंग होता है, कुछ का म्यूजिक होता है। तो उन 2 4th और 5th सब्जेक्ट पे हम कम बातें करेंगे, ज़्यादा बात हमारी पीसीएम पे हो रही, लेकिन 4th और 5th सब्जेक्ट पे भी हमारी फुल बातें हो रही होगी, लेकिन वीडियो के एंड में। तो यार ठीक है, यार शुरू करते हैं। हाँ, तो कैटेगरी 1 में या कौन से स्टूडेंट्स हैं, जो कैटेगरी 1 है उसमें हमारे मेजर स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनकी आप प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं हो पाई होगी, जो इस समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे होगे, जिनके चैप्टर्स ज़्यादा कंप्लीटेड नहीं होगी, चैप्टर्स पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ज़्यादा अच्छे से उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी होगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी तो वीडियो बनाई जा रही है कि आप भी समझ सको और सीख सको कैसे आगे बढ़ना और फोड़ सको। तो ठीक है यार, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ऐसे किसी को बोल देना भाई तेरी प्रिपरेशन कम है, टू लेस कॉन्फिडेंट है, समझाना मुश्किल है, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि समझ लो यार, जैसे
केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री में आपके 13 चैप्टर्स है, तो अभी तक आपको सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस लग रहा है, बाकी चैप्टर्स में आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैंने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी है, अभी तक आपने PYQs नहीं लगाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से PYQs तो चार्ट मारने लास्ट 10 ईयर के पूरे अच्छे से करके जाने, तो PYQs नहीं करे तो वो दिक्कत हो सकती है। NCERT क्वेश्चन पे भी आपकी ग्रिप नहीं है, आप डगमगा रहे हो, कोई क्वेश्चन कर पाते हो, पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके की अगर आपकी सिचुएशन बनी हुई है, फिलहाल अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, PYQs नहीं करे हुए ढंग से, घबराना नहीं है, ये नेगेटिविटी मत लेना कि भाई ये नहीं किया ये नहीं किया तो सब गिनवा रहा है, बेइज्जती मारा है, बेइज्जती नहीं मारा है, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या कहा कि जनरलाइज करना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाकर समझा रहा हूँ कि कैटेगरी 1 में किसको रखा है, तो इसलिए वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और सैंपल पेपर्स को भी आपने नहीं छुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट्स को रखा है जो कि मेजॉरिटी यही स्टूडेंट्स होगी, ठीक है। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स जो कि एक अच्छे नंबर में भी हो सकते हैं, मीडियम प्रिपरेशन है इनकी, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो भाई को बंदों को बढ़िया से आता है, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन कोई सब सॉल्व कर लेगी। PYQs में क्या है, PYQs के भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, ज़्यादा जम के लगाए नहीं है, तो इसलिए इतनी अच्छी ग्रिप आई नहीं है। जो अपने अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, आपके 13 चैप्टर्स है उसमें से, लेकिन अभी आपके 9 से 10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन कुछ 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनको अभी तक आपने किया नहीं था, या फिर जिनको आप कर रहे थे, ऑनगोइंग प्रोसेस में थे, लेकिन ये पोस्टपोनमेंट का सीन आ गया, ठीक है। सैम्पल पेपर्स लगाया, थोड़ा बहुत दर्शन किया है सैम्पल पेपर्स का, लेकिन अभी सैम्पल पेपर से वाकिफ नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसे में रखा है। एनसीईआरटी रीडिंग, यहाँ देखो एनसीईआरटी रीडिंग सिर्फ यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रही है, देखो मैथ्स की एनसीईआरटी रीडिंग तो कुछ होती है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, फिजिक्स के एनसीईआरटी रीडिंग का भी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री की यहाँ बात हो रही है। एनसीईआरटी रीडिंग केमिस्ट्री के कुछ ही चैप्टर्स से करें, कुछ जो बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं उनकी तो एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी चैप्टर्स की नहीं करी है, तो उस कैटेगरी के उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ने इसमें डाला हुआ है। तो ठीक है, कैटेगरी 1 क्लियर, कैटेगरी 2 क्लियर, और नेक्स्ट करते हैं मूव हमारी कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि बढ़िया कॉन्फिडेंस है, गुड प्रिपरेशन के साथ है, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट डन हो चुका था, वो 20 दिन में फाइनल लैब्स ले रहे थे, HOTS क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे थे, और क्या कहते हैं कि और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल तक ले जा रहे थे, ठीक है। उनके PYQs डन है, NCERT क्वेश्चन भी डन है, और जो एडिशनल बुक होती है, मतलब जो हम कहते हैं कि यार देखो NCERT करो अपने नोट्स पढ़ने के बाद, और फिर क्या कहते हैं PYQs करो, सैम्पल पेपर्स की तरफ मूव करो, और साथ में एक एडिशनल बुक चलाओ जो थोड़ी मुश्किल लेवल की होती है, लाइक NCERT एग्जाम्पलर होती है। तो जो ये कैटेगरी 3 स्टूडेंट है उन्होंने NCERT एग्जाम्पलर पे ग्रिप बनाना शुरू कर दिया, एक मॉडरेट से गुड ग्रिप तक पहुंच चुके हैं, तो उन बच्चों को डाला है। जो सैम्पल पेपर्स अच्छे नंबर के निकाल चुके हैं, NCERT रीडिंग यहाँ पे पार्शियली नहीं कंप्लीटली या फिर ऑलमोस्ट डन आना चाहिए था, वहाँ पे थोड़ा वो मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा, जब अपलोड करूँगा तो उसको सही कर लूँगा, ठीक है। तो जो ऑलमोस्ट NCERT रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मतलब ऐसे बंदे हैं इस कैटेगरी 3 में यार जो बढ़िया प्रिपरेशन में है, एकदम फुल फॉर्म में, और बढ़िया अभी 90+ अभी की कंडीशन के हिसाब से फोड़ने के लिए तैयार है। अब इनको 95+ से ऊपर लेके जाना है, 95+ से ऊपर लाना है, अब इन बच्चों का ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए भी बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस रखे मैंने, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और जेई और बोर्ड्स वाला भी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो वही यह बात है भैया, ये तो बता दें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, लेकिन सॉल्यूशन भी बता दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशंस के साथ। सॉल्यूशंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, किस क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं। देखो यार कैटेगरी 3 अभी मैं जेई का नहीं छू रहा कि जेई को कैसे करना है, जेई के एकदम लास्ट में बात करेंगे। देखो यार जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बढ़िया प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको क्या करना है, उनको अब एप्लीकेशन पार्ट्स, जैसे फिजिक्स में आप देखते हैं यार पेपर थोड़ा मुश्किल लेवल का रहता है, हमेशा बच्चे पेटिशन फाइल कर रहे होते हैं, पेपर मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस था, तो आपको जो फिजिक्स का है स्पेशली उसमें एप्लीकेशन पार्ट्स को क्या कहते हैं एप्लीकेशन पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में क्या है मुश्किल लेवल के क्वेश्चन सब लगाना शुरू कर देना है, ज़्यादा नहीं पर दिन का 1-1 घंटा लगा सकते हो, घंटों की बात बाद में करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने, HOTS क्वेश्चन लगाने, एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। या जो चौथा पॉइंट लिखा है प्रेफरेंस, आप मैथ्स और फिजिक्स में, अगर बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ इधर, मैथ्स और फिजिक्स में समय ज़्यादा टाइम दे सकते हो अगर आप कैटेगरी 3 में आ रहे हो, अच्छी कैटेगरी में आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। क्योंकि इस समय जनरली बताऊंगा ये स्टार लगाए सबके साथ वैलिड नहीं हो सकता है पॉइंट, क्योंकि क्या है देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी केमिस्ट्री यार अपने टाइम पे क्लास 2 की बोर्ड में बहुत सॉलिड थी, मैं केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस था, तो अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं केमिस्ट्री देखो केमिस्ट्री के पेपर मुश्किल आता नहीं है, वही चीज़ों को आपको बार बार अगर रिपीट करोगे, वही लूप चलाओगे अपने रिवीजन का, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप मुश्किल लेवल की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री को मैं वही चीज़ें बार बार रिवाइज करना ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू HOTS या फिर एप्लीकेशन पार्ट पे मूव करना, क्योंकि केमिस्ट्री का कोई टैलेंट ही नहीं आता, बस वही चीज़ें रिवाइज करते रहो। कैलकुलेशन पार्ट अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ किया था अभी कैलकुलेशन करते समय, तो अब मैनुअल कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना और अपना ज़्यादा टाइम इस समय मैथ्स और
फिजिक्स की अपना लेवल बढ़ाने में लगाना है, ठीक है। और अब आपको क्या है, आपको सबसे पहले अब ये सब तो करना ही करना है, वो तो पीसीएम की बातें हो रही थी, अपना 4th और 5th सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर देना है, स्पेशली इंग्लिश पे। यार इंग्लिश की एनसीईआरटी रीडिंग करना शुरू कर लो। देखो जनरली क्या होता था, हमारे पास टाइम कम होता था तो हम इंग्लिश में क्या करते थे, समरी पढ़ के चले जाते थे। हाँ, तो समरी पढ़ के चले जाते थे तो ठीक है, वहाँ से भी हम मार्क्स ले आते थे। लेकिन जब अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम क्यों ना पूरी इंग्लिश की एनसीईआरटी रीडिंग करें और बढ़िया से इंग्लिश को प्रिपेयर कर ले, जैसे हम पीसीएम को प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस थी। अभी जे की इनके लिए बात करेंगे एकदम लास्ट में, जब तीनों कैटेगरी को निपटा लेंगे। हाँ, तो कैटेगरी 2 की बात करते हैं। देखो कैटेगरी 2 में सिंपल है, जो चीज़ें रह गई पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो कंडीशन है, तुम एकदम बीच में हो अभी, तुम्हारा काफ़ी चीज़ें हो चुकी है लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई है। तो जो रह गया उसको कंप्लीट करो, सबसे पहले पॉइंट वही है, ठीक है। PYQs जो तुम्हारा अभी अच्छी ग्रिप नहीं तो उस पर ग्रिप बनाओ, PYQs को अच्छे से करना है। क्योंकि PYQs कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट देख रहा है, कैटेगरी से अफोर्ड मत होना है वर्ड से, ठीक है, सिचुएशन का देख रहा हो, तो PYQ सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रियल एक्सपीरियंस देते हैं कि अच्छा बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग अगर आपकी अभी तक डन नहीं हुई तो एनसीईआरटी रीडिंग करो और मोर एंड मोर सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू कर दो। और जब आपका ये वाला फेज कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब ग्रिप बन चुकी है, 15, 20, 25 दिन मैं इस पर लगा चुका हूँ शुरुआत के, तो जो बचे हुए मैंने 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा हूँ, तो आपको बचे हुए बाकी दिन अपने 4th और 5th सब्जेक्ट पे मूव करना। कैसे मूव करना वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस देना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी, इंग्लिश की जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उसको लिख के देखना है, तो अपने 4th और 5th सब्जेक्ट पे भी मूव करें। कैटेगरी 3 या मैंने ऐसे पेपर पे लिख के समझाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि थोड़ा उनका अलग है, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा उनकी कंडीशन इस समय डाउन चल रही है, उनको ऊपर उठाना है, उनको भी टॉप वाली कैटेगरी में लाना है, 95+ उनके भी लाने हैं। तो चलो कैटेगरी 1 की बात करते हैं। तो अब कैटेगरी 1 पे आ जाते हैं। देखो कैटेगरी 1 को मैंने कैसे समझाने की कोशिश करी है, हम टाइम को पहले समझते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। मान के चलते एक सब्जेक्ट में आपके मतलब आप हर दिन तो एक चैप्टर निपटाओ, मतलब एक तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो मान के चलते आपके एवरेज 13 चैप्टर्स है, ठीक है। तो क्या है, कुछ चैप्टर्स पे आप एक दिन लगा सकते हो, मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप एक दिन में निपटा दोगे, कुछ को 2 दिन में, कुछ को आप 3 दिन तक भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये वेरी कर सकते हैं आपके ऊपर। तो मैंने 1, 2, 3 सारे केसेस को लिया है। तो देखो अगर आप कम से कम एक दिन ले रहे हो चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो हाँ आप 13 दिन में कंप्लीट कर लो। मैक्सिमम 3 दिन तक जा रहे हो तो 39, ये इंटरवल्स में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो कि मैथ्स के बच्चे हो तो क्लोज इंटरवल से 13 से 39 के बीच में जा रहे हैं। तो या मैं बीच की कोई वैल्यू पकड़ लेता हूँ, एकदम बीच की पकड़ेंगे 26, 2 दिन की एवरेज मान लें एक चैप्टर की, तो आप 26 दिन में अपना जो है कि कंप्लीट करो। क्या कंप्लीट करो वो नीचे लिखा है, वो बात करते हैं। और 4 दिन का मैंने बफर लगाया कि मतलब आप 30 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे। क्या कंप्लीट करने वाले उस पर बात करते हैं। देखो यार, जब आप शुरू करें, क्योंकि आपको स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग करना है, शुरू से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका फ्लो टूटा हुआ है, तो फ्लो बनाना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप पढ़ रहे हो ना सीबीएसई में, क्या सारी चीज़ें आसपास चलते रहना जरूरी है दिमाग में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको हमेशा सिलेबस के टच में रहना है। अगर आप आउट ऑफ टच चले जाते हो, जो आपका फ्लो होता है, जो रिदम होता है, वो टूट जाता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी एक पेपर को क्रैक करने के लिए वही जरूरत है, क्योंकि जो ये फ्लो और रिदम है वही आप जब पेपर में लिख रहे हो तो आप देखते हो कि कुछ लोग बहुत कटिंग करते हैं, बार बार आंसर लिखे, अबे नहीं ये गलत हो गया, नहीं ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, ये लाइन लिखता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई फ्लो से नहीं करी, कभी भी सिलेबस को एक सेट में कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए उनको पेपर लिखते समय बहुत ज़्यादा कटिंग करते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। तो इसलिए हमें सिलेबस को एक क्या कहते हैं फ्लो में कंप्लीट करना है। तो हम कैसे कंप्लीट करोगे हमारा चैप्टर, हम पहले बेस स्ट्रॉन्ग करोगे। देखो यार, समझ लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में मेनली क्या है, डेरिवेशंस है, ग्राफ है, थोड़ी बहुत थ्योरी हो गई, कुछ डेफिनेशंस होती है, ठीक है, और अपने फिर न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये हमारा बेस फॉर्मेशन करना है, वही नोट्स, थ्योरी, डेरिवेशन के थ्रू, ये सबके लिए अलग है। मैथ्स करें तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, 2, 3, मिसलिनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ये सब सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़ लो, या फिर खुद के नोट्स बनाए हुए तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर ट्यूशन के नोट्स है, कोचिंग के नोट्स है, तो वो फॉलो करो। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं जो कि बैक में दिए होते हैं, जो इन टेक्स्ट दिए होते हैं वो भी करना है, जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर PYQs पे आना है, PYQs चैप्टर वाइज लगाए गए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एनसीईआरटी रीडिंग पे मूव कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी रीडिंग सिर्फ केमिस्ट्री की अभी हम कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है यार, कुछ चैप्टर्स की क्या है आप साथ ही साथ कर लो, कुछ चैप्टर्स की आप अपने फेज 2 के लिए रख सकते हो, जो मैंने लिखा ना आफ्टर 30 डेज टाइम पीरियड, आप उसमें ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। समझ लो कोई आप चैप्टर करो, आपने केमिस्ट्री का चैप्टर किया, कौन सा किया, एक्सट्रैक्शन किया, शायद से वो अभी कटा नहीं है, तो एक्सट्रैक्शन किया, आपको लगा ये तो बहुत छोटा चैप्टर था, आधे दिन में खत्म हो गया, टाइम बचा है, चलो इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी मान लेता हूँ, जिससे मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पे पहुँच जाए, तो ऐसे कर लिया, ठीक है।
अब जब आपका ये 30 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और 15 दिन बचेगा, तो उसमें क्या करना है, सैम्पल पेपर लगाना शुरू करना है और HOTS क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, जिससे आपका जो बेस बना है, जो आप अच्छी ग्रिप पे आ गए, क्योंकि इतना कर लिया, मेन यही चीज़ होती है जो 4 पॉइंटर्स ऊपर लिखे हुए, इतना कर लिया, बहुत तगड़ी ग्रिप पे आ गए हो। अब हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कुछ अगर बहुत मुश्किल आ जाए तो हम उसको भी टैकल कर सकें। तो सैम्पल पेपर्स और HOTS क्वेश्चन की तरफ जाना है और अपने 4th और 5th सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये NCERT एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको मैथ्स के लिए थोड़ा क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सैम्पल पेपर लगाओगे और HOTS क्वेश्चन लगाओगे, एप्लीकेशन पार्ट करोगे, वो फिजिक्स को आपका स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन मैथ्स में क्या कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी लगा लोगे तो सही है। तो NCERT एग्जाम्पल मैंने सर्कल में डाल के बीच में लिखा है कि आप फेज़ 1 में भी कर सकते हो, फेज़ 2 में भी कर सकते हो। ये NCERT रीडिंग की तरह ही है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, आज पे छोटा चैप्टर है, तो चल मैं NCERT एग्जाम्पल भी इसके साथ ही कर लेता हूँ, तो आप उसके साथ कर लो, नहीं तो फेज़ 2 में ले जाओ। तो डिवाइड कर सकते हो ये वाला काम को कि आपको फेज़ 1 में करना है, पार्शियल फेज़ 1 में करना है, फिर बाकी फेज़ 2 में करना है, पूरा फेज़ 1 में करना है या फिर पूरा फेज़ 2 में करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप डिवाइड कर सकते हो। तो काफ़ी सही और काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, घबराना मत। 2x 4x जिस पे देखना है तो प्लीज़ पूरा देखते रहना कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो यार अब हम वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे आ गए। हम जेई और बोर्ड्स का जो हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कैसे करना है, उस पर बात करने वाले हैं। तो वही कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में जैसे हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, हम उसी पे बात करेंगे। तो यार देखो, जो कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स है, इस समय भूल जाओ मैंने बोर्ड्स का क्या कारण दिया तुम्हें, वो करना है। मैं भी आपको टाइम रेशियो समझाऊंगा कैसे टाइम मैनेज करना है। बोर्ड करना ही है, लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपने जेई मेन्स, जेई एडवांस पे करना है, क्योंकि आप बोर्ड्स में अगर अच्छा परफॉर्म करो, इस समय आपका अच्छा कंपटीशन है, तो यार जेई पे लग जाओ। जेई भी पोस्टपोन होगा, चांसेस पूरे हैं, तो जेई पे लग जाओ। जेई को ज़्यादा टाइम दो एज कम्पेयर टू बोर्ड्स। ठीक है, तो जो बोर्ड्स का काम दिया वो करना है, लेकिन उस पर कम टाइम दे के करना है, क्योंकि 45 डेज है और काम कम ही दिया है बोर्ड्स का, जो मैंने आपको कैटेगरी 3 में करने की चीज़ें दी है। तो थोड़ा थोड़ा भी दिन का करोगे निकल जाएगा। तो कैसे कर सकते हो, समझ लो यार, दिन में आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, क्या हर किसी को 12 घंटे इस समय पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको क्या है, ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे, 9 घंटे इनफैक्ट आपको अपने जेई पे देने हैं। और जो बचे हुए 3 घंटे, उनमें से एक घंटा आप अपने PCM के बोर्ड्स पे दे सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, आपका जेई भी साथ साथ चल रहा है और बोर्ड्स भी साथ चल रहा है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं 3 घंटा बोर्ड्स के लिए एक दिन में देना बहुत ही कम है, और दोनों बोर्ड्स और जेई एक साथ चलाना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप हफ्ते में यार 1 या 2 दिन फिक्स कर लो कि जिस दिन मैं पूरा बोर्ड्स का पढ़ूंगा और बाकी दिन मैं हल्का हल्का से बोर्ड्स के टच में रहूँगा। तो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको रेशियो समझा दिया कि 12 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 9 घंटे जेई पे दो आराम से और 3 घंटे बोर्ड्स पे दो। ठीक है, कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए देखो, जो कैटेगरी 3 थी उसमें कहते हैं जेई ग्रेटर देन बोर्ड्स है, जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैटेगरी 2 में जेई ग्रेटर देन है सिर्फ और बोर्ड्स के। तो इसमें क्या है, आप अपना क्या कहते हैं 66% जो टाइम है अपना वो दे सकते हो जेई पे, देना है जेई पे, और जो बचा हुआ रिमेनिंग टाइम है वो आप दोगे अपने बोर्ड्स पे। तो वही है, अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे लगा लो अपने जेई पे, 4 घंटे बोर्ड्स पे लगा लो। आपके हिसाब से मैनेज कर लो, जैसे पूरा दिन किसी बोर्ड्स पे देना है तो वैसे कर लो। तो ये समझाने की चीज़ थी कि हाँ, आपके लिए भी जेई ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, लेकिन बोर्ड्स एकदम ही नहीं छोड़ना। जो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कम टाइम दे सकते हैं उनको, क्योंकि अब उनको क्या अपनी एडवांसमेंट ही करनी है। तो जेई का प्रिपेयर करेंगे तो उनकी एडवांसमेंट ऑलरेडी होगी, NCERT रीडिंग करेंगे तो उनकी एडवांसमेंट होगी। कैटेगरी 1 का दोनों को इक्वल, कैटेगरी 1 की बात करें तो उन्हें जेई और बोर्ड्स दोनों को इक्वल लेके चल रहा है यार। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे का बांट लो, किसी में 7 कर लो, किसी में 5 कर लो, 7-5 ऐसे भी कर सकते हो। पर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हो। पर कहने की बात यही है कि आपको दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि आपको जेई की परसेंटाइल भी धीरे धीरे ऊपर लेके आने, क्या पता किसी का जेई परसेंटाइल इस समय अच्छा चल रहा हो तो उसके लिए ये चीज़ नहीं वैलिड होती, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि हर की सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन जनरल प्रिस्क्रिप्शन मानते हुए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि 6:6 रख सकते हो, मतलब 1:1 का रेशियो रख सकते हो। 6 घंटे अपना जेई और 6 घंटे अपना बोर्ड्स। तो यही जेई वर्सेस बोर्ड्स से मुझे समझाना था। ठीक है, कंक्लूजन यही था यार, बोर्ड्स और जेई दोनों को पैरेलल लेके चल रहा है। पढ़ाई इस समय दबा के करनी है, टेंशन नहीं लेनी क्या होगा, पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि यार मानता हूँ बहुत अनसर्टेन टाइम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। पर ठीक है, हैप्पीनेस से पढ़ो यार, टाइम अब ज़्यादा मिल चुका है, 2.5 महीने मिल चुके हैं, तो बहुत प्रेशर भी नहीं लेना, धीरे धीरे स्मूथली पढ़ना है। थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बढ़िया से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है, सब बढ़िया होगा यार। बोर्ड्स का पेपर मज़ेदार जाता है, जब रिजल्ट आता है ना, जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे यार बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये गारंटी है
4 महीने बाद 5 मिनट जब भी रिजल्ट आएगा ये वीडियो को वापस आके देख लेना और ये चीज़ आप सच ही पाओगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही था। और एक चीज़ याद देखो, एक चीज़ रहेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बोर्ड्स की बात करूँ, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको उसका रिस्पेक्टिव सैम्पल पेपर देखना है जो सीबीएसई ने इस साल डाला है, उसको आपको देखना है और एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर पे वो क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ABC पार्ट्स में आ रहा है या फिर अकेला वो 3 नंबर का क्या रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है। तो ये चीज़ों को एनालाइज करना है कोई भी चैप्टर पढ़ने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर की को समझना जरूरी है, क्योंकि यार आंसर की में मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। अगर आप आंसर की ध्यान से समझो कि समझ लो कभी आप बोर्ड्स में फंस कर आपको आंसर की का पता है कि अच्छा हाँ मैं गिवन लिखता हूँ तो मुझे आधा नंबर मिलता है, अच्छा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो मुझे आधा नंबर लगता है, तो वो सब चीज़ें आपको टैकल करती है बोर्ड्स में, आपको स्ट्रेंथनिंग करती है और आपको मतलब अच्छे से टैकल करने के लिए, फाइट करने के लिए ये सब चीज़ें आपका जो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो हमेशा सैम्पल पेपर जरूर देखा करो। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो कि मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कमिंग अप, क्या नेक्स्ट आने वाला है चैनल पर। हाँ, तो अब कमिंग अप पे बात कर लेते हैं कि क्या अब चैनल पे क्या क्या आने वाला है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखो अब सबसे पहले तो अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वीडियो देखने को मिलेगी। वो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाली, वो रिसोर्सेज होने वाले, क्या से पढ़ना है उस पर हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। जैसे मैंने कैटेगरी 1 के लिए डिस्कस किया कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट 4 पॉइंटर्स जो हमने देखे थे उसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का अलग करने वाले हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आने वाली है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज की वीडियो कह लो, स्ट्रैटेजी की वीडियो कह लो, तो वो वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इस वीडियो को अपलोड करने के बहुत ही जल्दी बाद में डालने की कोशिश करूँगा। तो यार एक चीज़, जैसे आप फिजिक्स की वीडियो के आगे देख पा रहे हो लिखा हुआ है मस्ट वॉच वीडियो, ठीक है, तो ये मस्ट वॉच वीडियो है। तो यार मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फिजिक्स को करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊँगा। मैंने 11 और 12 फिजिक्स को हमेशा ऐसे किया है, एक तो सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा और इतना सही स्ट्रेटेजी से कराऊंगा कि चाहे कोई भी बच्चा अभी तक कुछ भी ना आता हो, प्री रिक्वायर्ड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो बढ़िया एकदम आप अगर बहुत बेकार चलिए आपकी फिजिक्स पे तो टॉपर तक पहुँचा दूँगा। बहुत बढ़िया चीज़ें बताऊंगा जब फिजिक्स की वीडियो बनाऊंगा, तो वो तो ज़रूर चेकआउट करनी है। केमिस्ट्री और मैथ्स की भी एक बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ नए पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा। तो तीनों वीडियो चेक करना। PYQ सॉल्व करवाने की वीडियो बनाने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के PYQs, फिजिक्स के PYQs हम लाइव सॉल्व करोगे, मैं खुद वीडियो बना के आपके साथ सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही होगी इस समय आपके स्कूल वगैरह बंद हो रहे होगे या फिर कोचिंग वगैरह इतना खास चल नहीं पा रहा होगा, ऑनलाइन में इतना अच्छा इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे होगे और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एंड पे होगी। तो मैं खुद इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लाइव डेरिवेशन सॉल्विंग करेंगे। जो मैं फिजिक्स की वीडियो बनाऊंगा तो ये डेरिवेशन सॉल्विंग पे हम बात कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स है जो मैं आपको जैसे ऑर्गेनिक मुश्किल लगते हैं तो सारे रिएजेंट्स पे हम बात करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली को मिलने वाली है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था यार इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर अच्छी लगती है, कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो यार देखो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत एक पॉजिटिविटी देके जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू जनरली, अगर आपको अच्छा लगा है, जनरली अच्छा लगा है तो तब ही लाइक करना, ऐसा कोई फोर्स नहीं करा तभी सब्सक्राइब करना। लेकिन अगर अच्छा लगा तो यार हिचकिचाना मत, आलस मत करना, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये वीडियो मैं देख पा रहा हूँ आधे घंटे से ऊपर की बनेगी, तो माना आपके लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। वही बोला 2x 4x 8x का रूल चलाएंगे और वीडियो जरूर देखेंगे यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से किसी को कुछ बुरा लगा, मैंने किसी को कह दिया कि यार कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 से कोई नाराज़ हुआ, ये सिर्फ शब्द थे आपको समझाने के लिए। आपको मैं ऐसे डिफेम नहीं करा कि तू इस समय बहुत नीचे चल रहा है, वो ऊपर चल रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जो मेरी बेस्ट नॉलेज है। किसी भी चीज़ को मैंने हाइप नहीं किया कि मैंने कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया, ना कोई किसी चीज़ को घटा के बताया। जो बताया है अपनी बेस्ट नॉलेज से बताया और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। तो यही था यार इस वीडियो में। अब इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।